आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन तथा धार्मिक जीवन के बारे में। आर्यों का जीवन भौतिकता से प्रेरित था। अर्थव्यवस्था में पशुओं का विशेष महत्व था और गाय के लिए युद्धों, जिसे कि गवेषणा कहा जाता था, इसका विवरण भी ऋग्वेद में मिलता है। संपत्ति की गणना रई यानी मवेशियों के रूप में होती थी। गाय के अतिरिक्त बकरियां, जिन्हें अजा कहा जाता था, भेड़ जिसे अवी कहा जाता था तथा घोड़े भी पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि का विशेष महत्व नहीं था, यानी कि कृषि का महत्व नगण्य था। कृषि के लिए ऊर्ध्व, धान्य और विपंती ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में यव यानी कि जौ तथा धान्य की चर्चा है, अर्थात ऋग्वेदिक आर्य जौ की खेती पर बहुत ध्यान देते थे। वस्तुतः इस समय की कृषि विजित लोगों का व्यवसाय मानी जाती है। यायावर जीवन व्यतीत करने के कारण भी ऋग्वैदिक आर्यों ने कृषि पर विशेष ध्यान नहीं दिया। निर्वाह अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ वाणिज्य व्यापार को भी महत्व नहीं मिला था। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, यानी लेन देन की प्रणाली प्रचलित थी, अदला बदली की प्रणाली प्रचलित थी, जिसे निष्क और एक शतमान नामक एक सिक्के का भी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में कुछ व्यवसायियों के नाम भी मिलते हैं। तक्षण जो कि बढ़ई था, बेकनाट जो कि सूदखोर था, कर्मा, स्वर्णकार, चर्मकार और वाय जो कि जुलाहा था। ऋग्वेद में उल्लेखित समुद्र शब्द मुख्यतः जलराशि का वाचक है। जान लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। ऋग्वेद राजनीतिक संरचना में सबसे छोटी इकाई कुल था, यानी परिवार था, जिसका प्रधान कुलप होता था। परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्राम का प्रधान ग्रामणी होता था। गांव मिलकर विश्व बनाते थे और विश्व का प्रधान विश्वपति कहा जाता था। विश्व मिलकर जन बनते थे और जन के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। इस प्रकार का कबीलाई संरचना का जो राजनीतिक ढांचा था वह ऊर्ध्वमुखी था, जिसमें सबसे नीचे परिवार या कुलप होता था। ऋग्वेद में दाशराग्य युद्ध का वर्णन आया है, जिसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर 10 राजाओं के संघ को हराया था। इसमें 5 आर्य तथा 5 आर्येतर जनों के प्रधान थे। भरत जन सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेश में निवास करते थे। राजा का कर्तव्य होता था कि वो कबीले की संपत्ति की रक्षा करे। राजा कोई पैतृक शासक नहीं था। सभा तथा समितियां मिलकर इसका चयन करती थी। सभा, समिति और विदत ये जनप्रतिनिधि संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। राजा का राज्याभिषेक होता था और इस अवसर पर ग्रामणी, रथकार, कर्मादिक, पुरोहित, सेनानी ये अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। इन अधिकारियों को सामूहिक रूप से रतनिन कहा जाता था और इन अधिकारियों के साथ पुरप तथा दूत भी उल्लेखनीय है। पुरप जो कि दुर्गों की रक्षा के प्रति उत्तरदायी होते थे। सभा समाज के विशिष्ट जनों की संस्था थी, जिसमें स्त्रियां भी भाग लेने के लिए स्वतंत्र थी। समिति समुदाय की आम सभा थी, जिसमें अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। समिति की सदस्यता आम लोगों के लिए खुली होती थी। समिति ही राजा का निर्वाचन करती थी। वैदिक कालीन न्यायाधीशों को प्रश्न विनाक कहा जाता था। विदत आर्यों की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। इसे जन्म सभा भी कहा जाता था। स्पष्ट जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे और इस समय बलि एक प्रकार का कर था। धार्मिक जीवन के अंतर्गत पितृसत्तात्मक समाज था और इस पितृसत्तात्मक समाज में देवताओं की प्रधानता और देवियों की नगण्यता बहुत स्पष्ट दृष्टिगत होती है। देवकुल में स्थान प्राप्त देवताओं पर प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है। इंद्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अग्नि इत्यादि ऋग्वैदिक देवताओं भी का प्रमुख स्थान था। वरुण को ऋत से गोपा कहा गया है। उसे नैतिक व्यवस्था बनाए रखने वाला देवता माना जाता था। अग्नि को जाति वेदस कहा गया है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, जिसे पुरंदर भी कहा गया है। इसके बाद अग्नि तथा वरुण का स्थान आता था। ईश्वर की आराधना मोक्ष या मुक्ति के लिए नहीं की जाती थी, बल्कि भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए की जाती थी। यज्ञ तथा बलि की प्रथा इस समय विद्यमान थी, किंतु यज्ञ मंत्र विहीन होते थे। ऋग्वेद में एकेश्वरवाद के प्रमाण मिलते हैं। बारी बारी से देवताओं को प्रमुखता देने की प्रवृत्ति भी मिलती है और ऋग्वैदिक आर्यों में टोटन संबंधी आस्थाओं का भी प्रचलन मिलता है। कबीलाई जीवन के कई अंधविश्वास इस समय प्रचलित थे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में उत्तर वैदिक काल से संबंधित जानेंगे। नमस्कार।